अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। अब तक हमने थर्ड से फिफ्थ की एरियाज मुकम्मल कर लिए हैं, जिसमें हमने हर वो पॉइंट को कवर कर लिया है जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है अभी तक वो वीडियोस, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में थर्ड से फिफ्थ तक की एरियाज देख सकते हैं। ठीक है, सारे वीडियोस एक जगह प्लेलिस्ट में रख दिए गए हैं और उम्मीद है कि आप लोग वीडियोस को पूरा देख रहे होंगे और वीडियो से पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर भी कर रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जनरल साइंस 6th। ओके, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शहद कहाँ से हासिल होता है? शहद कहाँ से हासिल होता है? शहद, जो भी ग़िज़ाई चीज़ें हम खाते हैं वो कहाँ से हासिल होती है? या तो प्लांट से या फिर एनिमल से या फिर दीगर ज़राइयों से। ठीक है, तो हमें शहद कहाँ से हासिल होता है? करेक्ट जवाब है जानवरों से। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होता है कि हमें शहद फूलों से हासिल होता है, तो इसीलिए हम प्लांट ऑप्शन को टिक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम फूल का रस नहीं यूज़ कर रहे, बल्कि जो शहद हासिल हो रहा है वो जानवरों से हासिल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस है, यहाँ पर फटाफट एक मरतबा देख लेते हैं। पकवान में इस्तेमाल होने वाला तेल कौन सा ज़रिया है इसका? पौधे, शहद, शहद एनिमल, चिप्स प्लांट, हल्दी का पाउडर प्लांट, नमक दीगर ज़राए यानी समंदर से हासिल होता है, गूंदा हुआ आटा प्लांट, गोश्त एनिमल, चावल प्लांट, अंडे एनिमल, शक्कर और मूंगफली, ये दोनों भी है प्लांट के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बंद गोभी का कौन सा हिस्सा खाते हैं? हम बंद गोभी का कौन सा हिस्सा खाते हैं? ठीक है, हम प्लांट के अलग अलग पार्ट्स खाते हैं। किसी पौधे की हम जड़ खाते हैं, तो किसी का तना, किसी का पत्ता, किसी का फूल, किसी का बीज। तो हम बंद गोभी का कौन सा हिस्सा खाते हैं? हम बंद गोभी का पत्ता खाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मेथी के क्या खाते हैं? मेथी के पत्ते भी खाते हैं और बीज का भी इस्तेमाल करते हैं। राई के भी बीज और पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, राई मीन्स सरसों, सरसों के भी हम क्या खाते हैं? बीज और पत्ते दोनों खाते हैं। गन्ने का हम तना खाते हैं, गाजर की जड़ खाते हैं। प्याज, यहाँ पे प्याज का देखें, अगर ऑप्शन में आया तना, ऑप्शन में तना है तो आपको तना चूज़ करना है, अगर तना नहीं है तो बसीला चूज़ करना है। ठीक है, बसीला। ओके, एक्चुअल में हम प्याज को क्या कहते हैं? बसीला कहते हैं। और अगर बसीला नहीं हो के तना है तो आपको तना चूज़ करना है। बंद गोभी, बंद गोभी का हम क्या खाते हैं? बंद गोभी यानी कैबेज, पत्ता खाते हैं हम। और फूल गोभी का क्या खाते हैं? फूल खाते हैं। हींग, हींग एक किस्म का गोंद है, किसी झाड़ से किसी झाड़ से निकलने वाला गोंद है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? हींग कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, साहिली इलाकों में मछली को महफूज करने के लिए तरीका कौन सा है? ठीक है, कौन सा तरीका है? स्मोकिंग का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर हम कई सारी चीज़ें, कई सारी ग़िज़ाओं को महफूज करके लंबे समय तक रखते हैं। ठीक है, उसमें क्या है? साहिली इलाकों में मछली को स्मोकिंग के तरीके से महफूज करके रखते हैं। इस तरह से हम अचार को किस तरह महफूज करके रखते हैं? नमक, मिर्च पाउडर और तेल डाल के महफूज करके रखते हैं। और सिर्फ नमक डालकर भी कुछ, जैसे कि मिर्च वगैरह है तो उसको नमक डालकर, या फिर कोई तरकारियों को हम लोग नमक डालकर सुखा के रखते हैं। और सुखाना या फिर खुश करना सिर्फ, जैसे कि कसूरी मेथी है, दूसरे और भी चीज़ें हैं, मटर वगैरह है, उसको हम क्या करते हैं? सिर्फ खुश्क करके रखते हैं। और शक्कर का शीरा, जैसे कि मुरब्बा हो गया, आंवले का मुरब्बा। ठीक है, कई सारे मुरब्बे हो गए। और जेलीस वगैरह होती है ना, उसको हम क्या करते हैं? शक्कर के शीरे में पकाकर महफूज करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, शक्कर का शीरा, शहद, नमक और तेल। ठीक है, नमक और तेल यहाँ पर क्या है? कुदरती महफूज कार्य है ये लोग। ठीक है, ये क्या है? नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में आया आपको
इनमें से नेचुरल प्रिजर्वेटिव कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आप इसको चूज करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इडली को कौन से तरीके से पकाया जाता है? इडली को कौन से तरीके से पकाया जाता है? जवाब क्या है यहाँ पर? भाप देने के ज़रिए। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं को हम अलग अलग तरीके से पकाते हैं, जैसे कि उबालना। ठीक है, उबालना, उबालना मीन्स आलू, अंडे, चावल वगैरह उबालना। भाप देना इडली। ठीक है, ख़मीर, ख़मीर यानी ईस्ट। ठीक है, यहाँ पर फर्मेंटेशन करके जो भी ग़िज़ाएँ पकाते हैं, जैसे कि डोसा, केक वगैरह, इसके अंदर ईस्ट डाल के आटे को फुला लेते हैं। ठीक है, डबल रोटी, ब्रेड वगैरह, हम ये सारी चीज़ें किससे बनाते हैं? ख़मीर के ज़रिए बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भुनना, मूँगफली, चने वगैरह। गहरा तलना यानी बहुत सारा तेल डाल के उसके अंदर डीप फ्राइंग करना। हल्का तलना मीन्स थोड़ा सा तेल डाल के शैलो फ्राइंग करना। नेक्स्ट काटना, मिलाना, जैसे कि अचार वगैरह। चॉपिंग, टुकड़े करना और मिलाना, जैसे कि सैलेड वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, कौवा है, कौवा कौन सी किस्म का, कौवा कौन सी किस्म का परिंदा है? ठीक है, नबातखोर, गोश्तखोर या फिर हमाखोर? क्या है ये? हमाखोर। ठीक है, कौवा हमाखोर है क्योंकि ये जानवरों से हासिल होने वाली भी ग़िज़ा खाता है और पौधों से हासिल होने वाली ग़िज़ा भी खाता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? हमाखोर। हमाखोर की और एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि इंसान, मुर्गी वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, गिद्ध ग़िज़ा के लिए कौन सी बसारत, कौन से हिस्स का ज़्यादा इस्तेमाल करता है? गिद्ध ग़िज़ा के लिए कौन से हिस्स का इस्तेमाल करती है? तो यहाँ पर देखिए, हर जानवर ना अपने अलग अलग हिस्स को इस्तेमाल करते हुए अपने ग़िज़ा की तलाश करते हैं। तो यहाँ पर गिद्ध की बसारत बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो इसीलिए गिद्ध अपनी बसारत का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, अपनी बसारत का इस्तेमाल करते हुए ग़िज़ा की तलाश करता है। इसी तरह से कुत्ते सूंघते हुए, अपनी नाक का इस्तेमाल करते हुए सूंघने के हिस्से ग़िज़ा को तलाश करते हैं। गिद्ध बसारत का इस्तेमाल करते हैं और चमगादड़ अपने सुनने की, ठीक है, की सलाहियत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कुत्ते की सूंघने की खासियत बहुत अच्छी होती है, चमगादड़ की सुनने की और गिद्ध की देखने की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमिंग बर्ड ग़िज़ा के लिए कौन से अज़ा को इस्तेमाल करती है? ठीक है, हमिंग बर्ड एक किस्म का परिंदा है और ये दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है। इसकी चोंच लंबी होती है। ठीक है, इसकी चोंच लंबी होती है, वो फूलों के अंदर अपनी इस चोंच को डाल के फूलों का रस पीती है। ठीक है, तो हमिंग बर्ड अपने ग़िज़ा हासिल करने के लिए, ग़िज़ा को खाने के लिए किस तरह से इस्तेमाल करती है? वो अपनी लंबी चोंच का इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए, मुर्गी किसका इस्तेमाल करती है? अपने कौन से अज़ा का इस्तेमाल करती है? चोंच का इस्तेमाल करती है, अपने पंजों का इस्तेमाल करती है। ठीक है, इस तरह से कौवा किसका इस्तेमाल करता है? अपने पंजों का और चोंच का इस्तेमाल करता है। कुत्ता अपने तेज़ दाँतों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, गाय अपने अ, दाँतों का, मुँह का इस्तेमाल करती है। और यहाँ पर तितली देखिए, तितली की ना छोटी सी बारीक सी सूंड होती है, वो उसके ज़रिए अपनी ग़िज़ा हासिल करती है। ये हमिंग बर्ड अपनी लंबी पतली चोंच को फूल के अंदर डाल के ग़िज़ा को हासिल करती है। और गिलहरी अपने दोनों सामने के हाथ हाथ बोली या फिर पैर, ठीक है, उसको इस्तेमाल करते हुए और अपने मुंह और दांत को इस्तेमाल करते हुए ग़िज़ा हासिल करती है। और यहाँ पर क्या है, मेंढक मेंढक अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करता है। और ये क्या है, ये शेर शेर अपने पंजों का और अपने पंजों का और अपने तेज़ कचली दांतों का इस्तेमाल करते हुए चीर-फाड़ करके अपने शिकार को खाता है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, कौन से परिंदे की चोंच हलक़ेदार होती है? ठीक है? कौन से परिंदे की चोंच हलक़ेदार होती है? ठीक है? इस तरह से हलक़ेदार मीन्स इस तरह से किसकी चोंच होती है? देखिए, किसकी होती है चोंच ये? तोते की। ठीक है?
तोते की चोंच क्या होती है? हल्केदार होती है। यहाँ पर देखिए सारे दूसरे परिंदों की चोंच के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या है? कठफोड़े वुड पीकर्स की चोंच लंबी और मजबूत होती है। लंबी और मजबूत होती है। अपनी इस चोंच के जरिए वो छाल के परतों को निकालते हैं और छाल के अंदर छुपे हुए कीड़े मकोड़ों और चूटियों को निकाल के खा लेता है। बगले की चोंच काफ़ी लंबी होती है जिससे वो पानी के अंदर मछलियों को पकड़ सकता है। और गिद्ध की चोंच, इसकी हल्केदार चोंच ही मजबूत होती है जिससे वो जानवरों को गोश्त को चीर फाड़ करके खाता है। नेक्स्ट, तोता फलों को खाता है और मूंगफली वगैरह को तोड़ता है। इसकी चोंच भी हल्केदार होती है और तिरछी होती है, जबकि कौवे की चोंच इस तरह की नहीं होती। परिंदे की सिर्फ चोंच ही नहीं बल्कि इसके दूसरे हिस्से भी ग़िज़ा को हासिल करने के लिए मौजूद होते हैं। गिद्ध को गोश्त चीरने फाड़ने के लिए नोकीले पंजों की और मजबूत तिरछी चोंच की ज़रूरत होती है, जबकि हमिंगबर्ड पतली लंबी चोंच होती है उसकी, वो रस चूसने के लिए पतली लंबी चोंच ज़रूरी है, लेकिन नोकीले पंजों की ज़रूरत नहीं है हमिंगबर्ड को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से परिंदे को कुदरती खाकरूप कहा जाता है? ठीक है, कुदरती खाकरूप नेचुरल सेवेंजर किसको कहा जाता है? कौवे को कहा जाता है। ठीक है, कौवा क्या है? कुदरती खाकरूप। कुदरती खाकरूप का मतलब क्या होता है कि नेचुरली तौर पर माहौल को सफाई करने वाला। ठीक है, नेचुरली तौर पर माहौल को साफ करने वाला कौन है? वो कौवा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा लार्वा बालिग होने पर ग़िज़ा नहीं खाता? ठीक है, कौन सा लार्वा बालिग होने पर ग़िज़ा नहीं खाता? कौन सा है वो? क्रेन फ्लाई। ठीक है, क्रेन फ्लाई का लार्वा जब बालिग हो जाता है तो वो ग़िज़ा खाना बंद कर देता है। ठीक है, और जब तक वो बालिग नहीं होता तब तक वो खूब खाता है और जैसे ही बालिग हो जाता है वो खाना बंद कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, बतख के दांत किस लिए मददगार होते हैं? क्या आप जानते हैं कि बतख को भी दांत होते हैं? ठीक है, बतख के दांत किस लिए मददगार होते हैं? ग़िज़ा हासिल करने के लिए बतौर फ़िल्टर का काम करते हैं। तो बतख की चोंच पे ना इस तरह के बारीक दांत होते हैं। तो वो क्या करती है बतख, जब ग़िज़ा को हासिल करती है तो अपने मुंह में पानी को ले लेती है। पानी को ले लेके फिर पानी को छोड़ देती बाहर। पानी को बाहर जब छोड़ देती तो पानी यहाँ से बाहर निकल जाता और जो भी कीड़े मकोड़े हैं उसकी ग़िज़ा है वो उसके मुंह में रह जाती। ठीक है, तो बतौर फ़िल्टर के लिए ये अ, बतख के दांत काम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जुंक में खून चूसने की मखसूस साख्तें क्या कहलाती है? जुंक किसे कहते हैं? जो खून को चूसती है। ठीक है, जानवरों के ऊपर पाई जाती है ये। तो ये क्या कहती है? चमड़े पर चिपक के खून को चूस लेती है। तो कौन सी है वो? उसकी मखसूस साख्तें। ठीक है, उसके इस तरह के दांत होते हैं इसके। ठीक है, इसके इस तरह के मखसूस साख्तें होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सक्कर्स कहलाते हैं। ठीक है, उर्दू में क्या कहेंगे उसको? चस्क। इंग्लिश में सक्कर्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रात को ग़िज़ा की तलाश करने वाला जानवर क्या कहलाता है? रात को ग़िज़ा की तलाश करने वाला जानवर शबीना जानवर कहलाता है। ठीक है, शबीना जानवर या फिर नॉक्टर्नल्स कहलाते हैं। ठीक है, शब्बाश या फिर शबबाश या फिर शबीना या फिर नॉक्टर्नल्स कहलाते हैं। बाज़ जानवर अपनी ग़िज़ा सिर्फ रात में तलाश करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या समझते हैं कि शबीना जानवर, यहाँ पर हमारा ख्याल उल्लू की तरफ जाता है सिर्फ। ओके, लेकिन यहाँ पे और भी दूसरे जैसे कि झींगर, रेगिस्तानी छिपकली, चूहे, उल्लू, चमगादड़ वगैरह यहाँ पर शबबाश जानवर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ग़िज़ाई ज़ंजीर। ग़िज़ाई ज़ंजीर किसे कहते हैं? जैसे कि
यहाँ पर देखिए चूहे को कौन खा रहा, चूहे को कौन खा रहा, बिल्ली, और बिल्ली को कौन खा रहा, शेर। तो ये क्या हो गई, ग़िज़ाई ज़ंजीर, ठीक है, जिसपे एक जानवर दूसरे जानवर पर मुनहसिर होता है ग़िज़ा के लिए। घास को कौन खा रहा, हिरन, और हिरन को कौन खा रहा, लोमड़ी। इस तरह से, ठीक है। ये दो दो ठीक तरह से सीक्वेंस में नहीं है, इसको हम खुद जोड़ मिलाना है, पता नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चूंटियों की हैरत अंगेज़ कहानी। यहाँ पर चूंटियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर ली हूँ, ठीक है। देखिए, चींटियाँ कई कामों को अंजाम देती हैं। इन कामों को अंजाम देने के लिए चींटियों की एक बड़ी फौज होती है। इनमें कई किस्म की चींटियाँ होती है। इनमें आम तौर पर देखिए चींटियों की किस्में कौन कौन सी है, ठीक है। हमें यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर होती है मजदूर चींटियाँ, सिपाही चींटियाँ, नर चींटियाँ और मादा चींटियाँ। यहाँ पर 4 किस्म की चींटियाँ होती है, ओके। मजदूर चींटियाँ कॉलोनी की दूसरी चींटियों के लिए ग़िज़ा जमा करने और ज़ख़ीरा करने के अलावा दूसरे कई काम अंजाम देती है। कौन करती है ये काम, मजदूर चींटियाँ, ओके। और जिस तरह हम गायों को दूध के लिए पालते हैं, चींटियाँ भी इस तरह शहदनुमा चीज़ के लिए एक कीड़े को रखती है, ठीक है। तो एक मीठे से पिगमेंट के लिए ये चींटियाँ क्या करते हैं, एक कीड़ा रखते हैं अपने पास, ठीक है। कीड़ा उनके साथ पालते वो लोग, तो वो क्या है, वो उस कीड़े का नाम क्या है, एफिड, ओके, उसका नाम है एफिड। हमारी तरह चींटियाँ भी एक बेहतरीन किसान होती है, ठीक है। चींटियाँ भी क्या करती है, खुद की काश्त भी करती है अपनी ग़िज़ा के लिए। वो कैसे करती है, ये पत्तों को टुकड़ों में काटकर इन्हें एक बिस्तर की तरह जमा देती है, जिस पर एक किस्म की फंगस उगती है, जिसे वो ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करती है, ओके। यहाँ से 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो एज ए स्टोरी आप इसको याद रख लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तालाब की सतह पर पाया जाने वाला पौधा कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर तालाब के ना ऊपरी सतह पर अलग जानवर और पौधे पाए जाते हैं, दरमियानी सतह पर अलग जानवर और पौधे पाए जाते हैं, और निचली सतह में अलग पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तालाब एक क्या है, मस्कन है, जिसके हर हिस्से में अलग अलग जानवर और पौधे पलते हैं, ठीक है। तो तालाब की सतह पर पाया जाने वाला पौधा कौन सा है, पिस्टिया, ठीक है। तालाब की सतह पर पाया जाने वाला पौधा कौन सा है, पिस्टिया। बास उज़्वे जैसे घोंघे, ठीक है, ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। बास उज़्वे जैसे घोंघे, पॉन्ड स्केटर वगैरह पानी की सतह पर रहते हैं। मेफ्लाई और काबुली मक्खी, ड्रैगन फ्लाई के लार्वे भी तालाब की सतह पर रहते हैं। पिस्टिया जो कि एक आबी पौधा है, मुकम्मल तौर पर पानी पर तैरता है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पिस्टिया है, ठीक है, और बाकी के भी आप एक मरतबा देख लें। जबकि कंवल की जड़ें गहराई में चले आती है। ये भी आबी पौधा है, पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन इसकी जड़ें गहराई में चले आती है। किसकी, कंवल की और वाटर लिली की, ठीक है। पानी की सतह पर उज़वियों को दूसरे उज़वी बआसानी खा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ यहीं तक पॉइंट से याद करने के। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, पॉन्ड स्केटर, मे फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, किंगफिशर, पिस्टिया, कंवल का फूल पानी की सतह पर पाए जाते हैं, लेकिन पानी की सतह पर रहते हुए जिसकी जड़ें गहराई में जाती है वो कौन सी है, कंवल, पानी का जड़दार पौधा, ठीक है। पानी का जड़दार पौधा कौन कौन से, कंवल और लिली। जबकि वो ऊपर तैरने वाला पौधा, सिर्फ ऊपर तैरने वाला पौधा कौन सा है, पिस्टिया, मुकम्मल तौर पर ऊपर तैरने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, जुंक और मच्छर के लार्वे तालाब के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं, ठीक है। जुंक और मच्छर के लार्वे तालाब के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तालाब के दरमियानी खित्ते में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, ग्रेट वाटर बोट में जुंक और मच्छर के लार्वे पाए जाते हैं, ठीक है, दरमियानी हिस्से में पाए जाते हैं। मछली और खेकड़े भी, ठीक है, मछलियाँ और खेकड़े भी दरमियानी हिस्से में ही तैरते रहते हैं। तालाब के किनारे पर घास, मेंढक, बगले,
ठीक है। खेकड़े वगैरह होते हैं। मछलियाँ आमतौर पर इस मुकाम पर अंडे देती है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि मछलियाँ आमतौर पर कहाँ अंडे देती है? वो तालाब के किनारों पर, ठीक है। तालाब के किनारों पर घास होता है, वहाँ पर मछलियाँ अंडे देती है। और मेंढक भी तालाब के किनारे पर होते हैं। तो कौन से जानवर कहाँ पर होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। एक मरतबा इसको अच्छे से देख लें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाइड्रेला तालाब के कौन से हिस्से में पाया जाता है? ठीक है, हाइड्रेला भी क्या है? एक आबी पौधा है। वो कहाँ पर पाया जाता है? तालाब की तह में पाया जाता है, ठीक है। वो तालाब की तह में पाया जाता है। तालाब की तह में हाइड्रेला जैसे पौधे और मसल्स, चपटे दूधिये, मैगट, हशरात के लार्वे जैसे मक्खी के लार्वे जैसे जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है? रोशनी बहुत कम होती है, लेकिन ग़िज़ा वाफिर मकदार में मुर्दा अजसाम और सड़ी गली अशिया की शक्ल में दस्तयाब होती है। कहाँ पर? तह में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, साहिली इलाकों में उगने वाले पौधे कौन से हैं? ठीक है, साहिली इलाकों पे जहाँ पर मिट्टी दलदली होती है, ठीक है, वहाँ पर मिट्टी दलदली होती है, कभी भी वहाँ पे खुश्क नहीं होती, हमेशा चिकन रहता है, तो वहाँ के पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर कौन से किस्म के पौधे उगते हैं? वहाँ पर मैंग्रोव्स पौधे उगते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैंग्रोव्स पौधे उगते हैं और वो पौधों की ना इस तरह से जड़ें बाहर आती है, ठीक है, नीचे से जड़ें ऊपर आती है ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सके। वहाँ पर मिट्टी दलदली होने की वजह से वहाँ पर पौधों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर उसको छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनकी जड़ों पे, वो और ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये एक रेगिस्तानी पौधे की मिसाल है, ठीक है। रेगिस्तानी पौधे की मिसाल किसकी है? कैक्टस, ठीक है, कैक्टस, बबूल, घीगवार, ठीक है। पौधों जैसे मिर्ची, चमेली के पौधों की तरह पानी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, ये नहीं है, बल्कि क्या है? कैक्टस, बबूल और घीगवार, ठीक है, घीगवार। ये कौन से प्लांट्स हैं? ये रेगिस्तानी पौधे हैं, ठीक है, रेगिस्तानी पौधे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये तालाब का हिस्सा है। यहाँ पर तालाब एज ए मस्कन है यहाँ पर। तो यहाँ पर तालाब आपके ऊपरी सतह में क्या पाए जा रहे हैं? ये पिस्टिया पौधे हैं, ठीक है। तालाब के ऊपरी हिस्से पर पिस्टिया पौधे पाए जाते हैं और निचले हिस्से में देखिए ये हाइड्रेला है, ये ठीक है, ये हाइड्रेला प्लांट्स पाए जाते हैं। और तालाब के दरमियानी हिस्से में खेकड़े, मछलियाँ वगैरह पाई जाती हैं। और तालाब के किनारे पर घास होती है, उसमें मेंढक वगैरह होते हैं और मछलियाँ इसमें अंडे देती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर एक प्लांट एज ए मस्कन। एक प्लांट किस किस का मस्कन हो सकता है? तो प्लांट के जो ऊपर का हिस्सा है, ब्रांचेस एंड लीव्स, ठीक है, इसके जो पत्ते और शाखें हैं, वहाँ पर कौन कौन से जानवर रहते हैं? ठीक है, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। वहाँ पर होते हैं मक्खियाँ, ठीक है, मक्खियाँ, स्क्वायरल्स और परिंदे, हॉक्स वगैरह यहाँ पर रहते हैं, किसमें? शाखों में, ठीक है। उसके बाद बंदर भी शाखों में ही रहते हैं, ठीक है, बंदर वगैरह भी क्या होते हैं? शाखों में ही रहते हैं, शाखों में और पत्तों में। और इसकी जो ट्रंक होता है, जो तना होता है, उसके अंदर क्या रहते हैं? इंसेक्ट्स और लार्वेस होते हैं, ठीक है। कीड़े मकोड़े कहाँ पर होते हैं? छाल के नीचे पाए जाते हैं। और जो ज़मीन की जड़ें होती है, वहाँ पर क्या होते हैं? नीचे का जो हिस्सा होता है, वो रूट का क्या होता है? यहाँ पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अर्थवॉर्म्स पाए जाते हैं और वुड लीस वुड लीस पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे कीड़े, लकड़ी को खाने वाले कीड़े पाए जाते हैं, फंगी वगैरह, ठीक है, ये है फंगी वगैरह इसके जड़ के ऊपर ग्रो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये है पिस्टिया आबी पौधा और ये है आपका कवल, ठीक है, आबी पौधा, लेकिन ये जड़दार पौधा है। ये मुकम्मल तौर पर पानी पे तैरने वाला पौधा है, इसकी जड़ें ज़मीन तक चली जाती है। ये है हाइड्रेला और ये है वेल्सिनेरिया। ये दोनों पौधे क्या है? पानी में मुकम्मल डूबे हुए होते। नेक्स्ट देखते हैं,
कुदरती रेशों की मिसाल क्या है? कुदरती रेशों की मिसाल क्या है? यहाँ पर 4 कुदरती रेशे हैं। सूत यानी कपास, पटसन, ठीक है, पटसन यानी जूट, और ऊन, ठीक है, ये गायों और बकरियों से हासिल होता है, और रेशम, रेशम की कीड़ों से हासिल होता है। और कुदरती रेशे किसे कहते हैं? जो पौधों और जानवरों से हासिल होते हैं, उसे कुदरती रेशे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रुई के बनोले यानी रुई के जो बीज होते हैं उसको निकालना क्या कहलाता है? गिनिंग कहलाता है। ठीक है, रुई के बनोले निकालना गिनिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। ठीक है, पटसन या फिर जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। रेशेदार पौधों की मिसालें हैं। ठीक है, रेशेदार जिस तरह के जूट है, जूट क्या है? एक रेशेदार पौधा है। इसी तरह के और भी पौधे होते हैं जिनके अंदर रेशे पाए जाते हैं। ठीक है, उनका ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एक मरतबा देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं वो। हेम्प, फ्लेक्स, बैम्बू, अम्बाड़ा। ठीक है, ये क्या है? रेशेदार पौधों की मिसालें हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल क्या है? असल जड़ से निकलने वाली बारीक छोटी जड़ें क्या कहलाती है? ठीक है, असल जड़ से निकलने वाली बारीक छोटी जड़ें क्या कहलाती है? बगली जड़ें कहलाती है। ठीक है, ये जो डायग्राम दी हुई है ये किसकी डायग्राम है? असली जड़, असल जड़। ठीक है, असल जड़ यानी टैप रूट सिस्टम की, असल जड़ निज़ाम टैप रूट सिस्टम की क्या है? ये डायग्राम है। ये जो बीच वाली मोटी जड़ है इसको हम क्या कहते हैं? असल जड़ कहते हैं। ठीक है, इसको हम असल जड़ कहते हैं। और इसके अंदर जो बारीक बारीक की साइड से जड़ें निकलती इनको हम क्या कहेंगे? बगली जड़ें, लैटरल रूट्स कहेंगे इनको। ठीक है, बगली जड़ें या फिर लैटरल रूट्स कहेंगे। ठीक है, और ये जो भी असल जड़ पाई जाती है किसके अंदर पाई जाती है? जो भी डाइकॉट प्लांट्स होते हैं ना, दो बीज पत्तियाँ प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर असल जड़ का निज़ाम पाया जाता है। और जो भी मोनोकॉट्स होते हैं उनके अंदर फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जड़ के दो निज़ाम है, असल जड़ का निज़ाम, और दूसरा है रेशेदार जड़ का निज़ाम। ठीक है, और तो यहाँ पर डाइकॉट और मोनोकॉट दो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। अब डाइकॉट किसको बोलते हैं? जिस बीज के अंदर इस तरह से दो बीजें होती हैं ना, उनको हम क्या बोलेंगे? डाइकॉट। और जैसे कि दालें वगैरह हैं, दालें, इमली, ठीक है, आम वगैरह, ये सारे क्या है? डाइकॉट्स हैं। और जो भी मोनोकॉट्स होते हैं जैसे कि अजनास है ना, अजनास, चावल, गेहूँ वगैरह, ये क्या है? इनके अंदर दोनों बीज नहीं पाए जाते, तो इनको हम क्या बोलेंगे? मोनोकॉट। मोनोकॉट, डाइकॉट। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछ के, जैसा कि चने के अंदर कौन सी जड़ पाई जाती है, तो आप क्या डालेंगे ऑप्शन? यहाँ पर असल जड़ डालेंगे। ठीक है, असल जड़। जितने भी डाइकॉट्स होते हैं उनके अंदर असल जड़ का निज़ाम पाया जाता है, और जो भी मोनोकॉट्स होते हैं उनके अंदर रेशेई जड़ का निज़ाम पाया जाता है। ठीक है, या फिर रेशेई जड़ का निज़ाम या फिर एडवेंशियस रूट सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है। तने के कायदे से निकलने वाली बारीक जड़ें क्या कहलाती है? ठीक है, ये तना है। ठीक है, तने के नीचे से बारीक निकलने वाली जड़ों को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तने का कायदा इसको बोलेंगे। ठीक है, ये तने का कायदा है। ये जो बारीक जड़ें निकलती है उसको क्या बोलेंगे हम? रेशेदार जड़ें। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? रेशेदार जड़ें। तो यहाँ पर देखें एग्जाम्पल, यहाँ पर जो है जड़ों का निज़ाम वो कौन सा है? रेशेदार जड़ों का निज़ाम है। ये घास वगैरह में पाया जाता है। और ठीक है, इसको फाइब्रस रूट सिस्टम भी बोलते हैं। और एक और सिस्टम होता है जो कि एडवेंशियस रूट सिस्टम बोलते हैं उसको। एडवेंशियस रूट सिस्टम में क्या होता? इस तरह से जैसे कि जवार में, मकई में होते हैं ना, इस तरह से जड़ें निकलती है, फिर थोड़ा ऊपर से इस तरह से निकलती। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एडवेंशियस रूट सिस्टम। तो जो एडवेंशियस और रेशेदार जड़ का निज़ाम होता है ये किसके अंदर पाया जाता है? मोनोकॉट्स के अंदर पाया जाता है, जबकि सारे के सारे डाइकॉट्स के अंदर असल जड़ का निज़ाम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ज़ख़ीरा करने वाली जड़ों की मिसाल कौन सी है? ज़ख़ीरा करने वाली जड़ें किसे कहेंगे? ऐसी जड़ें जो अपने अंदर ग़िज़ा को ज़ख़ीरा करके फूल जाती है, उनको क्या कहते हैं हम? ज़ख़ीरा अंदोज़ जड़ें या फिर बसली जड़ें भी कहते हैं। ठीक है, तो बसली जड़ों की यहाँ पर एग्जाम्पल्स कितनी हैं? 3 हैं। ओके, गाजर, शलजम, मूली।
ये बसली जड़ों की मिसालें हैं। ये क्यों फूल जाते हैं? ये अपने जो ग़िज़ा है उसको महफूज किसमें कर लेते हैं लोग? अपनी जड़ों के अंदर करके फूल के मोटे हो आते हैं, इसलिए उनको हम बसली जड़ें भी कहते हैं। ठीक है, बसली जड़ें ट्यूबरस रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पत्ते का फैला हुआ चपटा हिस्सा क्या कहलाता है? ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। पत्ते का फैला हुआ चपटा हिस्सा, ठीक है, ये पत्ता होता है ना इस तरह का पत्ता, पत्ते के अंदर का जो फैला हुआ हिस्सा है, ठीक है, ये जो पूरा फैला हुआ हिस्सा है, इतना सारा हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं? पत्ते के इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? वर्क़ा कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको? वर्क़ा। ओके, वर्क़ा, पत्ते का फैला हुआ हिस्सा वर्क़ा कहलाता है। तो यहाँ पर आपको पत्ते के पूरे पार्ट्स अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, प्लांट्स के पार्ट्स तो सबको मालूम होंगे, जड़, तना, पत्ता, फूल, बीज, फल। ठीक है, ये तो सबको मालूम होते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर उसको शामिल नहीं करी। तो पत्ते के हिस्से यहाँ पर ज़रूरी है। पत्ते का क़ायदा, जहाँ पर पत्ता डंडी पर लगा हुआ होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, पत्ते का वो हिस्सा जो यहाँ पर छोटे यहाँ पर छोटी सी जगह पर, थोड़ी सी जगह पर लगा हुआ है ना, जो डाली से जोड़ता है, पत्ते को टहनी से जोड़ने वाला। ठीक है, पत्ते को टहनी से जोड़ने वाला क्या कहलाता है? पत्ते का क़ायदा। ठीक है, पत्ते का क़ायदा। ओके, जहाँ पर जुड़ती वो पत्ते का क़ायदा, और जो जोड़ रही वो क्या है? डंडी। ठीक है, देखिए गौर से समझिए इसको, जो पत्ते पर जोड़ रहा है, ठीक है, जहाँ पर जुड़ रहा वो जगह क्या कहलाएंगी? पत्ते का क़ायदा। ठीक है, पत्ते का क़ायदा, जहाँ पर वो टहनी से जुड़ रहा है। और पत्ते को डंडी से कौन जोड़ रहे? डंडी। ठीक है, पत्ते को कौन जोड़ रहे? डंडी। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज होता है, इसलिए एक मरतबा अच्छे से समझ लें। पत्ते को, पत्ता जहाँ पर जुड़ रहा वो पत्ते का क़ायदा, पत्ते को जोड़ने वाला डंडी। और इसके बाद इसमें से जो बीज से जाती है, इसको क्या कहेंगे हम? बीच में जाने वाली मोटी रग को क्या कहेंगे? मियान रग। ओके, हम क्या कहेंगे इसको? मियान रग। और मियान रग के बाद जो बारीक बारीक छोटी रगें निकलती है उसको हम क्या बोलेंगे? रगें। ओके, इसको हम कहेंगे रगें। और जो पत्ते का ग्रीन कलर का पार्ट है पूरा फैला हुआ, हम उसको क्या कहेंगे? वर्क़ा। ओके, समझ में आ गया? मियान रग, वर्क़ा, रगें, डंडी, पत्ते का क़ायदा। ठीक है, ये पार्ट्स आपको याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, असल जड़ निज़ाम रखने वाले पौधों में किस किस्म की रगियत पाई जाती है? देखें, असल जड़ रखने वाले कौन कौन से हैं? डाइकॉट्स। ठीक है, दो बीजपत्तियाँ, जैसे कि दालें वग़ैरह, ठीक है, चना वग़ैरह जो भी होते हैं डाइकॉट्स, उनके अंदर असल जड़ का निज़ाम पाया जाता है। और जो भी असल जड़ के निज़ाम रखने वाले प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रगियत का कौन सा सिस्टम पाया जाता है? उनके अंदर पाया जाता है जालदार रगियत। ठीक है, उनके अंदर कौन सी पाई जाती है? जालदार रगियत। यहाँ पर डाइकॉट, मोनोकॉट और जड़ों का सिस्टम और उनके रगों का सिस्टम एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डाइकॉट्स होते हैं उनके अंदर असल जड़ निज़ाम पाया जाता है, और जिसके अंदर असल जड़ निज़ाम पाया जाता है यानी डाइकॉट्स में कौन सी रगियत होती है? जालदार रगियत होती है। ठीक है, जालदार रगियत मीन्स बीच में से एक मियान रग होती है और मियान रग से छोटी 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 रगें साइडों में निकलती है और पूरी जाल की तरह फैल जाती है। उसको हम क्या कहेंगे? जालदार रगियत कहेंगे। ठीक है, किस में पाई जाती है? जो असल जड़ का निज़ाम रखते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जिनके अंदर असल जड़ होती है। और असल जड़ किसके अंदर होती है? डाइकॉट्स के अंदर। ओके, ये तीन एक दूसरे से रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्या है? देखिए, ये मुतवाज़ी रगियत। मुतवाज़ी रगियत किसके अंदर पाई जाती है? जिसके अंदर एडवेंशियस रूट या फिर जालदार रगियत पाई जाती है, उनके अंदर मुतवाज़ी रगियत पाई जाती है। ठीक है, मुतवाज़ी रगियत किसको कहेंगे? इसके अंदर जो बीच में म्यान रग होती है, म्यान रग के साइड से, बाजू से सेम उसी के पैरेलल यहाँ पर रगें जाती है। ठीक है, इस तरह जाल की तरह जाल नहीं बनाती। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? मुतवाज़ी रगियत कहेंगे। ठीक है, तो ये किसके अंदर पाया जाता है? मोनोकॉट्स के अंदर। और ये किसके अंदर पाया जाता है? जिसके अंदर जो कौन से रूट सिस्टम के अंदर पाया जाता है? फाइब्रस रूट्स या फिर एडवेंशियस रूट सिस्टम के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे कि मकई, ज्वार, घास वगैरह। ठीक है, जिसके अंदर मुतवाज़ी रगियत पाई जाती है वो किसके अंदर? ज्वार
मकई, इसके पत्ते कैसे होते, लंबे लंबे रहते, ठीक है। जैसे कि जवार, मकई, चावल, घास वगैरह, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, मुतवाज़ी रखियत। जबकि दालें जैसे कि चना वगैरह, तुवर, मकई, सबके अंदर क्या पाया, तुवर नॉट मकई, ठीक है, तुवर वगैरह के अंदर क्या पाया जाता है, जालदार रखियत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में नाक की तरह काम करने वाला हिस्सा कौन सा है, ठीक है। पौधे भी सांस लेते हैं, ठीक है। कौन सी सांस लेते हैं, वो कौन सी गैस को अंदर लेते हैं, वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, ठीक है। तो ये किसके ज़रिए अमल अंजाम पाता है, जिस तरह हमारे अंदर नाक से हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उनके अंदर भी एक छोटे छोटे बारीक बारीक सुराख पाए जाते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, दहन कहते हैं, ठीक है। दहन या फिर स्टोमेटा कहते हैं, ओके, क्या कहेंगे, स्टोमेटा कहेंगे, ठीक है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पत्ता है, ये पत्ता है ना, पत्ते के इस तरह से पत्ते के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। तो ये साइडों में ज़्यादा पाए जाते हैं, बीच में ही पाए जाते हैं लेकिन कम, लेकिन साइडों में इनकी कसरत से पाए जाते हैं ये, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे बारीक सुराख होते हैं उनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसके ज़रिए से पत्ते क्या करते हैं, गैसों का तबादला अंजाम करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, ये पानी का भी, जो भी पानी ज़्यादा हो जाता है उसको भी ये दहन के ज़रिए, स्टोमेटा के ज़रिए बाहर खारिज कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अमले सीरियान कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो बीच में छोटी सी सुराख है, ये माइक्रोस्कोप से ली हुई है, ठीक है। ये फ्लावर दिखने में फ्लावर दिख रहा है लेकिन फ्लावर नहीं होता ये, बल्कि माइक्रोस्कोप से ली हुई स्टोमेटा की पिक्चर है। तो ये इसके अंदर दहन के साइड्स में जो छोटे छोटे 2 सेल्स है उसको हम मुहाफिज खलिए कहेंगे, ठीक है। ये मुहाफिज खलिए, इनको और भी क्या कहेंगे, हम गार्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब हस्बे ज़रूरत खुल बंद होते हैं, ठीक है। ये दहन को खोलने में और बंद करने में मदद करते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आलू पौधे का कौन सा हिस्सा है, ठीक है। जिस तरह कि हम पौधे के मुख्तलिफ हिस्से खाते हैं, आलू, ठीक है। जैसे कि आलू क्या है, आलू पौधे का कौन सा हिस्सा है, तना, ठीक है। आलू पौधे का क्या हिस्सा है, तना है। यहाँ पर कंफ्यूज क्या हो जाता है कि क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होते हैं, जिनको हम जड़ समझ लेते हैं, जैसे कि आलू, अदरक, हल्दी, लहसुन और प्याज, ओके। प्याज को भी हम क्या समझ लेते हैं, इन लोगों को हम जड़ समझते हैं, लेकिन ये जड़ नहीं होते, बल्कि ये क्या होती है, तने की किस्म है ये, ठीक है। ये क्या है, तीनों तने की किस्म है। वो बजली जड़ें थी, ये बसली तने हैं, ओके। बाँस पौधे जैसे आलू, हल्दी, लहसुन, अदरक और गन्ना भी, ठीक है। गन्ना ग़िज़ाई मादों को अपने तनों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनके तनों की जसामत वसीला नुमा हो जाती है। आम तौर पर हम इन्हें क्या समझते हैं, आम तौर पर हम इन्हें जड़ समझते हैं, ये वसीला जड़ें हैं समझते हैं, लेकिन दर हकीकत ये तनों की मुतबादिला शक्लें हैं, ठीक है। कौन कौन है वो, आलू, अदरक, हल्दी, लहसुन और प्याज, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे में ज़ायद पानी को खारिज करने का अमल क्या कहलाता है, ठीक है। ज़ायद पानी को खारिज करने का अमल क्या कहलाता है, पौधे में ज़ायद पानी को खारिज करने का अमल क्या कहलाता है, अमल सीरियान कहलाता है। इस अमल में पौधे क्या करते हैं, इस अमल में पौधे ज़मीन से पानी को अब्ज़ॉर्ब करके जितना पानी की ज़रूरत है वो पानी को क्या करते हैं, यूज़ में ले लेते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो दहन के ज़रिए खारिज कर देते हैं, ठीक है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, अमल सीरियान कहते हैं, ओके। ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे में ग़िज़ाई तैयारी का अमल क्या कहलाता है, ग़िज़ा की तैयारी का अमल पौधे में क्या कहलाता है, ये तो सबको पता है, शुआई तरकीब कहलाता है, ठीक है। पौधे में ग़िज़ा की तैयारी का अमल शुआई तरकीब कहलाता है। इस अमल के अंदर पौधे क्या करते हैं, सूरज की रोशनी
सूरज की रोशनी को और कार्बन डाइऑक्साइड पानी को इस्तेमाल करते हुए ग़िज़ा तैयार करते हैं। ठीक है, अपनी ग़िज़ा खुद से तैयार करते हैं, इसलिए पौधों को हम क्या कहते हैं, खुद तग़ज़ई कहते हैं, क्योंकि ये खुद की ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, इसलिए ये खुद तग़ज़ई कहलाते हैं। ठीक है, इनका ग़िज़ा तैयार करने का अमल क्या कहलाता है, शुआई तरकीब, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे उज़लात जो हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं कहलाते हैं। ठीक है, आई थिंक ये 2022 में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऐसे उज़लात जो हड्डियों से जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं ये, वत्र या फिर टेंडन्स कहलाते हैं। ओके, टेंडन्स कहलाते हैं। चंद उज़लात, ठीक है, इसमें दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं हम। यहाँ पर क्या है, टेंडन्स है और दूसरा फाइबर्स भी है, क्या है, लिगामेंट्स। ओके, टेंडन्स और लिगामेंट्स में यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ था, तो यहाँ पर आप दोनों में क्लियरिटी रख लें यहाँ पे। ठीक है, ऐसे उज़लात जो हड्डियों से जुड़ते हैं, यहाँ पर किसका किसका कनेक्शन है, हड्डी का और उज़लात का। ठीक है, ओके, यहाँ पर एक उज़लात है और एक हड्डी है, तो वो जो जुड़ रहे उनको हम क्या बोलेंगे, टेंडन्स बोलेंगे। जबकि दोनों हड्डियों को जोड़ने वाले रेशे क्या कहलाते हैं, रिबात कहलाते हैं। वो नेक्स्ट देखेंगे हम। यहाँ पर क्लियरिटी रख लें आप। चंद उज़लात के सरे गोल सफ़ेद कैसे होते हैं, ये गोल सफ़ेद रस्सी नुमा रेशों से बने हुए होते हैं जो हड्डियों को जोड़ते हैं। ऐसे रेशों की साख को हम क्या कहते हैं, टेंडन्स कहते हैं, वतर या फिर टेंडन्स कहते हैं। ठीक है, इनके सरे हड्डी से चिमटे हुए होते हैं। ये उज़लात है और किससे जुड़े हुए हैं, ये हड्डी से चिमटे हुए हैं। ओके, आप वतर को जिस्म के कौन से हिस्से में देख सकते हैं, कहनी के ऊपरी हिस्से में और घुटने के अंदर हिस्से में आप इसको महसूस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर घुटने के अंदर साइड और कहनी के ऊपर साइड इसको महसूस कर सकते हैं। ओके, आगे ना समझ में, यहाँ पर उज़लात और हड्डी के दरमियान जो पाया जाता है, जो जोड़ते हैं रेशे, वो क्या कहलाते हैं, वो टेंडन्स या फिर वतर कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले रेशे क्या कहलाते हैं। ठीक है, दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले रेशे क्या कहलाते हैं, दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले रेशे रिबात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिबात या फिर लेगिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लेगिमेंट्स। ओके, रिबात या फिर लेगिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों हड्डियाँ हैं। ओके, वहाँ पर उज़लात और हड्डी के दरमियान था, यहाँ पर दोनों हड्डियों के दरमियान है। ठीक है, ये चीज़ को क्लियर रखें, इन दोनों में कंफ्यूज होने के चांसेस रहते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंधे का जोड़ किस किस्म का जोड़ है, कंधे का जोड़ किस किस्म का जोड़ है। यहाँ पर तमाम जोड़ों के बारे में दिया हुआ है ये लेसन्स में। ठीक है, हमारे पास कितने जोड़ होते हैं, 4 किस्म के जोड़ होते हैं, और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देखते हैं हम। कंधे का जोड़ किस किस्म का जोड़ होता है, कौन सा जोड़ है कंधे का, कंधे का जोड़ गेंद और प्याला नुमा जोड़ है। ठीक है, कंधे का जोड़ क्या कहलाता है, गेंद और प्याला नुमा जोड़ कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि ये हड्डी इस तरह से बॉल और सॉकेट की तरह होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, गेंदो प्याला नुमा जोड़ कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर पाई जाती है, ये शोल्डर की जॉइंट। ठीक है, कंधे की जॉइंट यानी शोल्डर की जॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, क्या है सवाल, फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है, फिक्स्ड जॉइंट की मिसाल, फिक्स्ड जॉइंट या फिर गैर मुतहर्रिक जोड़ किसे की मिसाल क्या है। ठीक है, सवाल क्या है, गैर मुतहर्रिक जोड़ फिक्स्ड जॉइंट की मिसाल है, कौन सी है, गैर मुतहर्रिक जोड़। गैर मुतहर्रिक जोड़ को क्या बोलेंगे हम, फिक्स्ड जॉइंट। तो फिक्स्ड जॉइंट जो होती है वो हरकत नहीं करती। ठीक है, गैर मुतहर्रिक वो हरकत नहीं करती, इसलिए फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं उसको। तो ये जिस्म के कौन से हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं एक मरतबा क्या है आंसर इसका। इसका आंसर है खोपड़ी। ओके, जो भी खोपड़ी के जॉइंट्स होते हैं वो हरकत नहीं करते हैं। ठीक है, फिक्स्ड होते हैं। तो खोपड़ी की जॉइंट और जॉ जॉइंट, जबड़े का जोड़।
ठीक है, जबड़े का जोड़ और खोपड़ी की हड्डियाँ ये क्या होती है, गैर मुतहर्रिक होती है, फिक्स्ड होती है। ओके, गैर मुतहर्रिक होती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। घुटने और कहनी के जोड़ किस किस्म का जोड़ है? ठीक है, घुटना और कहनी का जोड़ किस किस्म का जोड़ है? जवाब क्या है इसका? चूल नुमा जोड़। ओके, चूल नुमा जोड़ या फिर हिंग जॉइंट। तो ये हिंग जो जॉइंट है, हिंग जॉइंट बोलेंगे हम। ठीक है, चूल नुमा किसे कहते हैं? जैसे कि दरवाजे के पीछे चूल्स होते हैं ना, चूल होते हैं ना, हिंग्स। उसको जैसे एक साइड खुलता है, दूसरी साइड उसको अपन खोल नहीं सकते। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? चूल नुमा कहते हैं। ठीक है, जिस तरह की हमारी कहनी है, इसको हम सामने के साइड मोड़ सकते हैं, लेकिन उसको पीछे की साइड नहीं मोड़ सकते। ये सिर्फ एक ही साइड मोड़ सकता है, दूसरी साइड नहीं हरकत कर सकता। तो हम उसको क्या बोलेंगे? चूल नुमा जोड़। ये जिस्म के कौन से हिस्से में पाया जाता है? घुटने में, कहने में और बास उंगलियों में वगैरह पाया जाता है ये। ठीक है, चूल नुमा जोड़। तो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? घुटना और कहनी। नेक्स्ट देखते हैं, गर्दन का जोड़ किस किस्म का जोड़ है? ठीक है, गर्दन का जोड़ किस किस्म का जोड़ है? सारे के सारे जोड़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखें। गर्दन का जोड़ महवरी जोड़ है। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? महवरी जोड़, पिवोटल जॉइंट। ठीक है, पिवोटल जॉइंट या फिर महवरी जोड़। ओके, पिवोटल जॉइंट या फिर महवरी जोड़, क्योंकि महवर यानी अपने एक्सिस पे, गर्दन क्या होती है? अपने एक्सिस पे चारों तरफ घूम लेती है। ठीक है, सॉरी, चारों तरफ नहीं, गोल इस तरह से घूम सकती है, गोल घूम सकती है, अपने एक्सेस पे घूम सकती है। ठीक है, गर्दन घूम सकती है। ओके, सर नहीं, बल्कि सिर्फ गर्दन। गर्दन क्या होती है? अपने एक्सेस पे पूरा 360 डिग्रीज घूम सकती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? महवरी जोड़, महवरी जोड़ या फिर पिवोटल जॉइंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन से जानवर की हड्डियाँ खोखली होती है? कौन से जानवरों की हड्डियाँ खोखली होती है? परिंदों की। ठीक है, परिंदों की हड्डियाँ खोखली होती है, जिसकी वजह से ये आराम से हवा में उड़ सकते हैं। ठीक है, हवा में उड़ने का रीज़न क्या है परिंदों का? क्योंकि उनकी हड्डियाँ खोखली होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीरखोर के रीढ़ की हड्डी में कितने फ़िक्रे पाए जाते हैं? फ़िक्रे मीन्स इस तरह की जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर छोटे छोटे हड्डियाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे हड्डियाँ पाई जाती है। ऐसे छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर रीढ़ की हड्डी बनी हुई होती है, और इसके अंदर से क्या, निकाई डोर गुजरती है। ठीक है, तो ये जो हड्डियाँ हैं छोटे छोटे, इसको हम क्या बोलेंगे? फ़िक्रे बोलेंगे। ठीक है, एक इंसान के अंदर कितने फ़िक्रे पाए जाते हैं और शीरखोर के अंदर कितने फ़िक्रे पाए जाते हैं? चलिए देखते हैं कितने पाए जाते हैं। एक शीरखोर के अंदर 33 फ़िक्रे पाए जाते हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए आप। एक शीरखोर के अंदर यानी छोटा बच्चे के अंदर, उसके अंदर 33 फ़िक्रे पाए जाते हैं। जबकि जब इंसान बड़ा हो जाता है तो क्या होता है? बाद में आखिरी 9 ज़ेरी हिस्से में से 5 फ़िक्रे आपस में मिलकर वाहिद हड्डी बनाते हैं। बाकी के 4 फ़िक्रे मिलकर एक और हड्डी बनाते हैं। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी में कितने फ़िक्रे हैं? तो यहाँ पर देखिए 9, ये 9 जाके कितने बन गए? 2 बन गए। ठीक है, 9 जाके 2 बन गए यहाँ पर। ठीक है, तो 33 जाके यहाँ पर कितने बन गए हमारे पास? 33 के जो नीचे के हड्डियाँ थे, नीचे के फ़िक्रे थे, 9 में से जाके 5 मिलके एक हड्डी बन गई और 4 मिलके एक हड्डी बन गई। तो टोटल कितने हुए? 33 माइनस 9 कितना हुआ? 24। ठीक है, 33 माइनस 9 कितना हो गया? 24। और 24, ओके, 24 जो थे उसके अंदर, और जो 24 के बाद जो 9 थे, वो 9 में से क्या हो गए? 4 की एक बन गई, 5 की एक बन गई, तो 2। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए अपने पास? 26। एक बड़े बालिग इंसान के अंदर कितनी हड्डियाँ होती होगी? एक फ़िक्रे के अंदर 26। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है? 26। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्केलेटन सिस्टम दिया हुआ है। तो इस स्केलेटन सिस्टम में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे हम। क्या है देखिए यहाँ पर, सबसे पहले खोपड़ी है।
ठीक है, हम जो भी पिछला पढ़े यहाँ पर एक मरतबा रिवाइज भी कर लेते जाएंगे हम साथ साथ। खोपड़ी के अंदर होते हैं 22 हड्डियाँ। ओके, 22 हड्डियाँ पाई जाती है और खोपड़ी के जो जॉइंट्स होते हैं वो फिक्स जॉइंट होते हैं। और ये कंधे के जोड़ में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? गेंदों प्याला नुमा जोड़। ठीक है, फिर ये क्या है? बाजू की ऊपरी हड्डी, पसलियाँ, फिर बाजू की निचली हड्डी, रान की हड्डी। जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? रान की हड्डी, जिसको हम क्या कहते हैं? फीमर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन हम क्या बोलेंगे? जो रान की हड्डी होती है, थाई बोन, सबसे जिस्म की लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है और इसको हम क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। उसके बाद है यहाँ पर पिंडे की हड्डियाँ, उसके बाद पैरों की उंगलियाँ और इसको कहते हैं पेल्विक घेरा। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हमारे जिस्म का जो सारा वज़न होता है बैठे वक्त वो किस पे होता है? पेल्विक घेरे पे होता है। आनी घेरा पेल्विक ग्रेडल पे होता है। ठीक है, तो ये आनी घेरा जिस्म पे जब हम बैठते हैं तो जिस्म का सारा वज़न किस पे होता है? आनी घेरे पर होता है और हमारा बैठने का दारो मदार भी आनी घेरे पर ही होता है। अगर आनी घेरा ना होता तो हम ठीक तरह से बैठ नहीं सकते थे। ठीक है, उसके बाद ये जितने हमारे एक हाथ होता है इसके अंदर 30 पाई जाती है, 30 हड्डियाँ, 30 हड्डियाँ पाई जाती है। इसमें 30 पाई जाती है, फिर इसमें 30 पाई जाती है और खोपड़ी में 22 पाई जाती है। ठीक है, और ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ये वाली रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर कितने? बचपन में 33 पाई जाती है। जब बड़े हो जाते हैं तो आई थिंक इसके अंदर 26 पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ज़ेरे ज़मीन पानी का फ़ीसद कितना है? कितना है ज़ेरे ज़मीन ताज़ा पानी का फ़ीसद? ओके, ताज़ा पानी। ठीक है, ताज़ा पानी या फिर साफ़ पानी जिसे कहते हैं वो ज़ेरे ज़मीन पानी को कहते हैं और ज़ेरे ज़मीन पानी का फ़ीसद कितना है? 1%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जिस्म में कितने फ़ीसद पानी की मकदार है? ठीक है, हमारे जिस्म में पानी की कितनी मकदार है? 70%। ओके, हमारे जिस्म में पानी की 70% मकदार है। मकनातीस के साथ खेले में आपका फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, मकनातीस को किसने दरियाफ्त किया? मकनातीस को एक चरवाहा, ठीक है, एक चरवाहा मैग्नस नामी चरवाहे ने दरियाफ्त किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, मैग्नस ने जिन पत्थरों को बाहर निकाला था लोड स्टोन कहा जाता है। ठीक है, मैग्नस ने ये जो पत्थरों को पानी से निकाला था वो क्या कहलाता है? लोड स्टोन कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि लोड स्टोन एक कुदरती मकनातीस है। ठीक है, लोड स्टोन एक कुदरती मकनातीस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मकनातीस के अक़साम। मकनातीस के 4 अक़साम हैं, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट और डिस्क मैग्नेट। तो हम शेप के लिहाज से मैग्नेट को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो है बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट और डिस्क मैग्नेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सलाख़े मकनातीस अपने आखिरी सरे से ज़्यादा मकदार में लोहे की बुरादे को कशिश करते हैं बनिस्बत मकनातीस के दरमियानी हिस्से के। ठीक है, तो ये जो सलाख़ी मकनातीस होती है, सलाख़ी मकनातीस के अंदर जो मकनातीस की कशिश होती है वो कहाँ पर होती है? वो ज़्यादातर मकनातीस के क़ुतुब पर होती है, दरमियानी हिस्से में उतनी ज़्यादा नहीं होती है। और जब भी हम मकनातीस को इस तरह आज़ादाना तौर पर ठहरा देंगे तो वो हमेशा शुमालन जुनूबन ठहर जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, सिमती खुसूसियत। यहाँ पर जो सिमती खुसूसियत है किसे कहेंगे हम? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी मीन्स जो शुमालन जुनूबन ठहर जाती है ना मकनातीस, जब भी हम उसको आज़ादाना ठहरा देते तो वो शुमालन जुनूबन ठहर जाती है। तो मकनातीस की ये खुसूसियत क्या कहलाती है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, मकनातीस हमेशा शुमालन जुनूबन ही ठहरता है और इसकी इस खुसूसियत को क्या बोलेंगे हम? इस खुसूसियत को हम सिमती खुसूसियत या फिर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मकनातीस के 2 अपोजिट कुतुब। ठीक है, मकनातीस के 2 अपोजिट पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं?
कशिश करते हैं, दो अपोजिट पोल्स एक दूसरे को कशिश करते हैं, दो सेम पोल्स एक दूसरे को दिफा करते हैं। जैसे यहाँ पर दो क्या है, यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दिफा कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर दो साउथ साउथ एक दूसरे को दिफा करते हैं, जबकि साउथ नॉर्थ कशिश करते हैं, नॉर्थ साउथ कशिश करते हैं। ठीक है, इन दोनों के मकनातीस के अपोजिट पोल्स एक दूसरे को दिफा करते हैं, मकनातीस के अपोजिट पोल्स एक दूसरे को कशिश करते हैं, और जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को दिफा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मकनातीसी अशिया का ख़रीब में मौजूद अशिया के ज़रिए मकनातीसी ख़ुसूसियत को हासिल करना मकनातीसी इमाला कहलाता है। ठीक है, मकनातीसी इमाला किसे कहेंगे, मकनातीस के क़रीब में हम कोई मकनातीसी शय रखें। मकनातीसी शय मतलब ऐसी शय जो मकनातीस को कशिश करती है, वो मकनातीसी शय कहलाती है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करें, मकनातीस के क़रीब में मकनातीसी शय रखें तो इसके अंदर क्या होगा, मकनातीसी ख़ुसूसियत आ गई। ठीक है, ये मकनातीसी ख़ुसूसियत ये यहाँ पर ये सेफ्टी पिन के अंदर आ गई, और ये सेफ्टी पिन किस तरह से बिहेव कर रहा है, एज ए मैग्नेट के ऐसे बिहेव कर रहा है। यहाँ पर हम एक छोटा सा पिन ले लिए, पिन को यहाँ पर रखे तो ये सेफ्टी पिन के ज़रिए क्या हो गई, यहाँ पर कशिश कर रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मकनातीसी इमाला। ठीक है, मकनातीसी इमाला किसके अंदर आया, यहाँ पे सेफ्टी पिन के अंदर मकनातीसी इमाला आया, जिसकी वजह से ये एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है। ठीक है, मकनातीसी अशिया के करीब में मौजूद अशिया के ज़रिए मकनातीसी ख़ुसूसियत को हासिल करना मकनातीसी इमाला कहलाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पानी का आबी बुखारात में तब्दील होने का अमल इवापरेशन कहलाता है। ठीक है, अमल तबकीर इवापरेशन कहलाता है। पानी का आबी बुखारात में तब्दील होने का अमल तबकीर इवापरेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इवापरेशन, पानी का आबी बुखारात में बन के उड़ जाना इवापरेशन कहलाता है, ये तो सबको मालूम है। ठीक है, लेकिन वो जो आबी बुखारात होते हैं, वो अमल जिसमें आबी बुखारात पानी में तब्दील होते हैं, फिर से पानी के ख़तरों में तब्दील हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है, अमल तकसीफ़ कहलाता है। ठीक है, वो अमल क्या कहलाता है, अमल तकसीफ़ कहलाता है। कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, आबी बुखारात से फिर से पानी में तब्दील होने का अमल कंडेंसेशन कहलाता है। तो यहाँ पर एक ग्लास दी गई है, ग्लास के ऊपर यहाँ पर पानी के ख़तरे आ गए। ठीक है, अंदर ठंडा पानी डालने की वजह से बाहर पानी के ख़तरे आ गए। क्यों आए ख़तरे, ये कि गिलास के अंदर से बाहर निकले? नहीं, ये जो हवा में पाए जाने वाले आबी बुखारात हैं, वो ठंडे होने की वजह से पानी के ख़तरों में बदल गए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अमल तकसीफ़, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आबी दौर। ठीक है, आबी दौर बहुत ही सिंपल है। क्या होता है यहाँ पर, अमल तबखीर की वजह से पानी के बुखारात में तब्दील होना। सबसे पहले पानी आबी बुखारात बन के अमल तबखीर के ज़रिए ऊपर जाता है, जाके आबी बुखारात का बादलों में तब्दील होना, और बादलों का तकसीफ़ पाकर बारिश की सूरत में बरसना। तो यहाँ पर क्या होता है, आबी बुखारात बन के पानी ऊपर जा रहा, ऊपर जाके यहाँ पर ये पानी बुखारात की शक्ल में रहता। जब बुखारात एक दूसरे के साथ मिलते जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, मिलते जाएंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, अमल तकसीफ़ के ज़रिए फिर पानी के ख़तरे बन जाएंगे। ठीक है, पानी के ख़तरे बनने के बाद फिर जब बादल हेवी हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बरस जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अमल तकसीफ़। ठीक है, अमल तकसीफ़, बुखारात का पानी के ख़तरों में तब्दील होना क्या कहलाएगा, अमल तकसीफ़। और अमल तकसीफ़ के बाद जब बादल भारी हो जाएंगे तो ये फिर से बरसने लगेंगे, बरसकर फिर पानी यहाँ पर दरियाओं में आ जाएगा, समंदरों में आ जाएगा, फिर वहाँ से पानी के बुखारात बन के फिर उड़ जाएगा। इस तरह से ये दौर चलता रहेगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, आबी दौर। ठीक है, आबी दौर या फिर वाटर साइकिल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी। किसको कहेंगे, ऐसी अशिया जिनमें रखी हुई शय साफ तौर पर नज़र आती है, शफाफ ट्रांसपेरेंट कहलाती है। ठीक है, ऐसी अशिया जिनमें रखी हुई शय साफ तौर पर नज़र आती है, शफाफ कहलाती है, जैसे कि ग्लास। ठीक है, ग्लास या फिर कांच का मर्तबान। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, हम कुछ मादों के ज़रिए देख नहीं सकते, जैसे कि लकड़ी, स्टील, कार्डबोर्ड वगैरह। ऐसे मादों को हम गैर शफाफ या फिर ओपेक कहते हैं। ठीक है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, गैर शफाफ किसे कहेंगे हम,
ओपेक किसे कहेंगे? जिनके ज़रिए रखी हुई शय हमें बाहर नज़र नहीं आती, उसको क्या कहेंगे हम? गैर शफ़ाफ़ या फिर ओपेक कहेंगे। और एक और क्या बच जाता है? नीम शफ़ाफ़, ठीक है। और नेक्स्ट है वो मादे जिनसे अशिया ऑब्जेक्ट साफ तौर पर नज़र नहीं बल्कि धुंधली दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पर साफ तौर तो दिखाई नहीं देती लेकिन धुंधली धुंधली दिखाई देती है, उसको हम नीम शफ़ाफ़ अशिया कहेंगे, ठीक है। उनको हम नीम शफ़ाफ़ अशिया कहते हैं। तेल लगा हुआ कागज़ नीम शफ़ाफ़ अशिया की मिसाल है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यहाँ पर तेल लगा हुआ कागज़, ठीक है। तेल लगा हुआ कागज़ किसकी मिसाल है? नीम शफ़ाफ़ अशिया की मिसाल है। नेक्स्ट है पॉइंट यहाँ पर, कुछ मादे जो एक शक्ल के हैं पानी में डूब जाते हैं और दूसरी शक्ल के पानी पर तैरते हैं। वो मादे जो पानी में डूबते हैं उनको तैरने के लायक बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? यहाँ पर वो मादे जो पानी में डूबते हैं उनको तैरने के लायक बनाया जा सकता है, लेकिन वो तमाम अशिया जो तैरते हैं उनको डूबने के लायक नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमने ये देखा कि कुछ मादों को पानी के साथ मिलाया जाए तो वो हल हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम अशिया को कोई चीज़ों को पानी में अगर मिलाते हैं तो वो हल हो जाते हैं, फिर दोबारा हमें नज़र नहीं आते, उसमें पानी में घुल मिल जाते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? हल पज़ीर अशिया कहेंगे उसे, ठीक है। हल पज़ीर अशिया, सॉलेबल कहेंगे। और वो मादे जिनको पानी के साथ मिलाने पर वो हल नहीं होते, इनको हम नाहल पज़ीर अशिया कहेंगे, नाहल पज़ीर इनसॉल्युबल कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अलहदगी के तरीक़े, मेथड्स ऑफ सेपरेशंस, ठीक है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, यहाँ पर अलहदगी के कुछ तरीक़े हैं। चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट है हैंड पिकिंग, ठीक है, हाथों से चुनना। जो भी अशिया जो मोटी होती है, चुनने के लायक होती है, उसको हम किससे चुनते हैं? हाथों से चुनते हैं। हाथ के इस्तेमाल से पत्थर को चावल और दाल से अलग किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे जो भी काम होते हैं जिसको जो हम हाथों से निकाल कर उसकी अलहदगी कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? हाथों से चुनना, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर? पछोड़ना, ठीक है। पछोड़ना, ये जो पछोड़ना है, ठीक है, इसका यहाँ पर दिया गया है। पछोड़ने का मतलब क्या होता है? दाने के मुकाबले में भूसी हल्की होती है और यही खासियत को इस्तेमाल करके किसान दानों को अलहदा करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? दो तरह की चीज़ें पाई जाती है एक मुरक्कब में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? दाने होते हैं और भूसा होता है। दानों से भूसा अलग करने का तरीका क्या कहलाता है? दानों से भूसा अलग करने का तरीका पछोड़ना कहलाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, तो इसको याद रखें हम। दाने से भूसे को अलग करने का तरीका क्या कहलाता है? पछोड़ना कहलाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज़ भारी होना चाहिए, एक चीज़ हल्की होना चाहिए। जो भारी चीज़ होती है अजनास की, वो ढेर रह जाती है और जो भूसी होती है वो हवा में उड़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तहनशीनी और अमले निथार। तहनशीनी किसे कहेंगे? तह में जमा हो जाते हैं। आपने देखा कि रेत और कीचड़ के ज़र्रात कांच की गिलास के तह में जमा हो जाते हैं, इसको हम तलछट कहते हैं, ठीक है। जो कीचड़ वगैरह पानी में नीचे जमा हो जाते हैं उसको तलछट कहते हैं। वो तरीक़ा जिसमें कीचड़, मड और रेत को अलहदा करते हैं, इनको हम तरसीब, सिडमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। किसी ग्लास में पानी लेकर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर किसी ग्लास में पानी लेकर उसको कुछ वक्त के लिए छोड़ दें तो उसके रेत और कीचड़ के जो ज़र्रात होते हैं वो यहाँ पर नीचे जम जाते हैं, ठीक है। इसको क्या नीचे जम जाते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? और सिडमेंटेशन कहेंगे, ठीक है। ये पानी को हम जब ऊपर से निकाल लेते हैं तो ये दोनों क्या होता है? कीचड़ और पानी अलग हो गया यहाँ से, तो इस अमल को क्या कहेंगे हम? सिडमेंटेशन कहेंगे, ठीक है। सिडमेंटेशन या फिर उर्दू में क्या कहेंगे उसको? तलछट, ठीक है। तलछट कहेंगे। तलछट जो जमता है नीचे उसको तलछट कहेंगे और इस अमल को क्या कहेंगे हम? तरसीब कहेंगे, ठीक है। तरसीब यानी सिडमेंटेशन। कीचड़ से पानी को अलहदा करना क्या कहलाएगा? यहाँ पर तरसीब कहलाएगा। तरसीब के बाद ग्लास को थोड़ा सा ऊपर की जानिब इस तरह उल्टाइए कि इसका किनारा दूसरे लगन से मस हो और तरसीब उसी हालत में रहे। तह नशीनी से पानी अलहदा होगा। इस तरीक़े को हम निथारना कहेंगे,
ठीक है। इस तरीके को, ये जमाने को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, तरसीब कहेंगे। और यहाँ पर कीचड़ को नीचे ऐसे ही रख के आहिस्ते से गिलास को यहाँ पर मोड़ के पानी को इस तरह से निकाल लेना, क्या कहलाएगा यहाँ पर, निथारना कहलाएगा। ठीक है, निथारना, डिसेंटेशन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसान छलनी को इस्तेमाल करते हुए बड़ी और छोटी जसामत के दानों को अलहदा करते हैं। ठीक है, बड़ी और छोटी जसामत के अशिया को अलहदा करने के लिए हम कौन सा तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं, अलहदा करने का, छलनी करने का तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है तख्तीरी कागज़। तख्तीरी कागज़ एक छलनी की तरह है जो कागज़ से ही तैयार किया जाता है, जिसमें बारीक सुराख होते हैं, पिन होल्स होते हैं। और इस तरह की छलनी को इस्तेमाल करते हुए हम बारीक ज़र्रात छान लेते हैं। ठीक है, पानी के अंदर पाए जाने वाले बारीक ज़र्रात को अलहदा करने के लिए हम तख्तीरी कागज़ या फिर फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, फ़िल्टर पेपर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खलमाओं का तरीक़ा, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या है, बीकर में कुछ नमकीन पानी लेकर गर्म करें और इस महलूल को कांच की सलाख से हिलाएं। उस वक्त तक गर्म करें जब तक कि बीकर का पानी तबखीर ना हो जाए, यानी पानी बुखारात बन के उड़ जाए। बीकर की सतह में क्या बाकी रहेगा, और उसके बाद बीकर में क्या बाकी रह जाएगा, वहाँ पर जो नमक रहेगा वो बाकी रह जाएगा। आपको नमक की कलमें और सफ़ूफ बाकी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके को हम क्या कहेंगे, कलमाओ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। जो नमक समंदर से हासिल करने का जो तरीक़ा होता है वो भी कौन सा तरीक़ा होता है, खलमाओ का तरीक़ा होता है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है, जिसके ज़रिए हम समंदर के पानी से नमक को हासिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अमल कशीदगी, डिस्टिलाइजेशन। अमल कशीदगी किसे कहेंगे, इस तरह से। ठीक है, जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, वो किस तरह से हासिल होता है, अमल कशीदगी के ज़रिए हासिल होता है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है, कफूर की तस्ईद करना या सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है जिसमें यहाँ पर कफूर डाला गया है, ऊपर रुई से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर खीफ लगा दी गई है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिए, कफूर को जला रहे। तो जब कफूर को गर्म किया जाता है तो ये बग़ैर माया में तब्दील हुए। ठीक है, हर चीज़ जब हम उसको गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो पहले वो क्या होती है, ठोस से माया हालत में आती है, माया हालत से उसके बाद गैस में चेंज होती है। ठीक है, जब कफूर को गर्म किया जाए तो ये बग़ैर माया हालत में तब्दील हुए गैस में तब्दील हो जाती है। इस तरह ठंडा करने पर बग़ैर माए में तब्दील हुए ठोस में तब्दील हो जाती है। ये तरीक़ा क्या कहलाता है, ये तरीक़ा अमल तसीद कहलाता है। ठीक है, जो कफूर है, वो कफूर को जब हम गर्म करते हैं तो वो सीधा गैस हालत में चेंज हो जाता है। ठीक है, गर्म करने पर वो गैस बन के उड़ जाता है और ठंडा होने के बाद वही गैस फिर दोबारा कफूर में तब्दील हो जाती है, बिना माया हालत में आए डायरेक्ट ठोस हालत से गैसी हालत से ठोस में चेंज हो जाती है। उसको हम क्या कहेंगे, अमल तसीद कहेंगे। ठीक है, सब्लिमेशन कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर एक चॉक पीस लिया गया है, चॉक पीस पे यहाँ पर रोशनाई का निशान, यहाँ पे इंक का निशान लगाया गया है और बर्तन में पानी डालकर उसको रात भर के लिए हम रख दिए या फिर कुछ वक्त के लिए रख देंगे। तो ये जो रोशनाई है, यहाँ पे इंक का जो निशान है, ये आहिस्ता आहिस्ता अपने कलर्स को अलहदा करते हुए ऊपर बढ़ता जाएगा। ठीक है, हर कलर अलग अलग ऊंचाई तक यहाँ पर ट्रैवल करेंगे। तो हम इस तरीके को क्या कहते हैं, रंगों को अलग करना, मुख्तलिफ रंगों को अलग करना क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। यहाँ पर दिया ना, ज़ाहिरी तौर पर स्याही का एक ही रंग था, लेकिन ना दिखाई देने वाले कई रंगों का आमिज़ा छुपा हुआ था। ये तरीक़ा लून निगारी या फिर क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। मुख्तलिफ स्याही को इस्तेमाल करते हुए लून निगारी करें और उसमें शामिल रंगों की पहचान करें। ठीक है, और स्याही से छुपे हुए रंगों को अलहदा करना क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या है यहाँ पर, दिन का वक्त मौसम सरमा में कम होता है और मौसम गर्मा में ज़्यादा होता है। दिन मौसम गर्मा में छोटा और मौसम गर्मा में लंबा होता है। चुनाचे मौसम सरमा में दिन छोटा होता है और मौसम गर्मा में दिन
बड़ा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर मुस्तकिल तब्दीली, आर्जी तब्दीली। ठीक है, मुस्तकिल तब्दीली, आर्जी तब्दीली क्या होता है? इसमें हमें ये पता चलता है कि मौसमों की तब्दीली आर्जी तब्दीली है। ठीक है, जो चीज़ एक मरतबा चेंज होकर फिर से चेंज हो सकती है, फिर दोबारा चेंज होने की उसके अंदर खासियत होती है, वो आर्जी तब्दीली होती है। ठीक है, और जो चीज़ एक मरतबा चेंज हो जाए उसको दोबारा वही हालत में नहीं लाया जा सकता, वो कौन सी होती है? मुस्तकिल तब्दीली होती है। जैसे कि कांच है, कांच का टूट जाना, कांच का टूट जाना क्या है? मुस्तकिल तब्दीली है। हम उसको दोबारा फिर से कांच में तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा पहले वाली हालत में नहीं ला सकते, उसको हम बोलेंगे मुस्तकिल तब्दीली। और मौसमों की जो तब्दीली है वो क्या है? आर्जी तब्दीली है, क्योंकि कुछ वक्त के लिए मौसम में सरमा गर्मा और बरसात आते हैं, फिर चले जाते हैं, चेंज हो जाता है मौसम, फिर दोबारा वो मौसम आ जाता है। तो ये इस तरह से मौसमों की तब्दीली क्या है? आर्जी तब्दीली है। ठीक है, और दूध का दही में तब्दील होना एक मुस्तकिल तब्दीली है। ठीक है, दूध का दही में तब्दील होना एक मुस्तकिल तब्दीली है। एक मरतबा दूध दही में चेंज हो गया तो हम उसको दोबारा दूध में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? दूध का दही में तब्दील होना मुस्तकिल तब्दीली कहलाता है। इस तरह से तब्दीली के दो किस्में होती हैं, मुस्तकिल तब्दीली और आर्जी तब्दीली। आर्जी तब्दीली को हम पहले वाली हालत में ला सकते हैं, जबकि मुस्तकिल तब्दीली को हम पहले वाली हालत में दोबारा नहीं ला सकते। ठीक है, रोटी है, रोटी का बनाना, रोटी का बेलना क्या कहलाएगा? यहाँ पे आर्जी तब्दीली। हम रोटी को बेले तो फिर तोड़ के उसको फिर से बना सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? आर्जी तब्दीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टेबल दिया गया है। दूध का दही में तब्दील होना कुदरती तब्दीली है या फिर इंसानी मुदाखलत की वजह से होने वाली तब्दीली है? क्या है ये? इंसानी मुदाखलत से होने वाली तब्दीली है। आर्जी है या फिर मुस्तकिल है? ये मुस्तकिल तब्दीली है और इसकी शक्ल में तब्दीली वाक़ई हो रही है। इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है मौसमों की तब्दीली। मौसमों की तब्दीली कुदरती तब्दीली है और ये आर्जी तब्दीली है और इसकी हालत में तब्दीली वाक़ई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पीने के पानी की सरबराही के मराहल। महफूज पीने के पानी के सरबराही के मराहल कौन कौन से हैं? फर्स्ट है यहाँ पर ज़ख़ीरा आब, उसके बाद तख्तीर करना, एरिएशन, क्लोरिनेशन और बालाई टंकी नल। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये फ्लो चार्ट, इस तरह से फ्लो चार्ट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही सीक्वेंस हमें मालूम करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसी अशिया जिनसे बरक़ी रूह गुजर सकती है, इसको हम बरक़ी मौसिल या फिर कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, ऐसी अशिया जिनके ज़रिए बरक़ी रूह गुजर सकती है उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, कंडक्टर या फिर बरक़ी मौसिल कहते हैं। ऐसी अशिया जिनके ज़रिए बरक़ी रूह नहीं गुजर सकती वो बरक़ी गैर मौसिल या फिर हाजिज़ कहलाती है। ठीक है, इंसुलेटर कहलाती है, हाजिज़ कहलाती है, और जो जिसके अंदर से गुजर सकती है वो बरक़ी मौसिल कहलाती है। ठीक है, आपको इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। इसके एग्जाम्पल्स तो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा इसके दी गई अशिया हाजिज़ है या फिर बरक़ी मौसिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो भी धातें होती है वो बरक़ी मौसिल होती है, अक्सर प्लास्टिक, लकड़ी वगैरह गैर मौसिल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बल्ब की कहानी। बल्ब को किसने ईजाद किया? एडिसन ने। ठीक है, ये एडिसन का पहला बल्ब है। ये एडिसन का पहला बल्ब है। जब एडिसन ने बल्ब की ईजाद कर रहा था तो उसने कई चीज़ों को एज ए फिलामेंट यूज़ करके देखा। ठीक है, तो उसने सबसे पहले इसने कई मरतबा ट्राई किया बल्ब को रोशन करने के लिए, तकरीबन 1000 मरतबा इसने ट्राई किया था। तो इसने सबसे पहले जो फिलामेंट यूज़ किया था, बरक़ी तार यूज़ किया था, वो किसका था? पहले प्लैटिनियम का था। सबसे पहले प्लैटिनियम का तार यूज़ करके देखा और उसके बाद सूती धागे को इस्तेमाल करके देखा। ठीक है, उसके बाद सूती धागे को इस्तेमाल करके देखा जो कि 45 मिनट्स तक चलता रहा। और ये जो प्लैटिनियम था वो चंद मिनटों तक ही चला, और उसके बाद जो सूती धागा था वो 45 घंटों तक मुसलसल रोशन रहा। उसके बाद उसने ट्राई किया बांस। ठीक है, बांस को एक फिलामेंट की तरह इस्तेमाल किया तो इसकी हैरत की इंतहा ना रही, बांस मुसलसल कई दिनों तक रोशन रहा। ठीक है, और उसके बाद आजकल जो हम फिलामेंट यूज़ करते हैं, आज हम इस किस्म का बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको एडिसन ने ईजाद किया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आजकल के बल्ब टंगस्टीन
टंगस्टन के फिलामेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम टंगस्टन नामी फिलामेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से बना हुआ होता है। ठीक है, आजकल के जो बल्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मसावी होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर मसावी होता है 10 मिलीमीटर और 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी सतह के रकबे की पैमाइश के लिए मुरब्बा सेंटीमीटर एक मियारी इकाई है। मौके की ज़रूरत के लिहाज से रकबों की पैमाइश के लिए हस्बे ज़र इकाइयाँ भी इस्तेमाल की जाती है। जिस तरह हम किसी चीज़ की लंबाई मालूम करने के लिए मीटर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, इसी तरह से किसी रकबे की पैमाइश करने के लिए हम यहाँ पर मुरब्बा मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुरब्बा मीटर जो भी है, रकबे की पैमाइश करने के लिए जो भी इकाइयाँ हैं वो कौन सी है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर और फुट स्क्वायर। ज़रूरत के हिसाब से हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है एक टेबल में क्या है यहाँ पर? अगर हम तूल की इकाई मालूम करें, तूल की पैमाइश कर रहे तो हम उसको किसमें देखेंगे? मीटर्स में। ठीक है, मीटर अगर वही उसका रकबा मालूम कर रहे तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर मिलीमीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मुकाब का हजम। अगर मुकाब का हजम मालूम करना है, हजम किसको कहेंगे हम? किसी चीज़ के अंदर कितनी चीज़ आ सकती है। यहाँ पर ये 3D हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक क्यूब है, ठीक है, मुकाब है। ये मुकाब के अंदर कोई चीज़ कितनी समा सकती है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, उसको क्या बोलेंगे? हजम बोलेंगे। ठीक है, तो हजम की पैमाइश किस तरह से की जाती है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम हजम की पैमाइश क्यूब्स में करते हैं, मुकाब में करते हैं। ठीक है, और ठोस की जिस्म की पैमाइश के लिए मुकाब सेंटीमीटर मियारी इकाई है। किसी ठोस चीज़ की पैमाइश करने के लिए क्यूबिक सेंटीमीटर यानी मुकाब सेंटीमीटर एक मियारी इकाई है। नेक्स्ट है, 1 लीटर मसावी होता है 100 मिलीलीटर के, 1 मीटर मसावी होता है 100 सेंटीमीटर के, 1 किलोमीटर मसावी होता है 1000 मीटर्स के, 1 सेंटीमीटर मसावी होता है 10 मिलीमीटर के, 1 हेक्टर मसावी होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पिनहोल कैमरा है, पिनहोल कैमरे में ख्याल किस तरह से बनता है? पिनहोल कैमरे में ख्याल उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, ख्याल उल्टा दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब रोशनी किसी शय पर पड़ती है तो वापस लौटती है, इसको हम क्या कहते हैं? इनेकास, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, यहीं पर ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।